हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा, शोहरत, परिवार, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी की है तो वो है हमारी सांसें। सोच कर देखिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस ना लें तो क्या होगा? लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हमको सबसे कम जानकारी होती है ना? कितना स्ट्रेंज, सोचकर भी अजीब सा लगता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए? सांस आती है, जाती है, हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में? आखिर हम सांस के बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही एक काम है जिसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। हम दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर सांस लेते हैं। ईश्वर ने सांस चलाने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी। अगर सांस लेने का काम भी हमको ही करना होता तो आजकल की बिजी लाइफ स्टाइल में शायद हम ये भी कहते पाए जाते, यार मैं काम में इतना बिजी था कि सांस लेना ही भूल गया। या दूसरों से कहते, मैं बिजी हूं, तुम मेरे लिए सांस लेते रहो। इस काम के लिए लोग नौकर भी रख लेते। आप बाकी का हर काम दिमाग की मदद से करते हैं और जो काम दिमाग की मदद से किया जा सकता है उसके बारे में जानकर, समझकर उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। हम बोलना सीखते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी तरह चलना, दौड़ना, खाना पीना हम सीखते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। क्योंकि सांस लेने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये काम अपने आप होता रहता है, इसलिए सांस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जबकि असलियत यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी सभी एक्टिविटीज का हमारी सांस से बिल्कुल सीधा रिलेशन होता है। जी हाँ, आपकी सांसों में ही छिपा होता है वो सब जो आपको और आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है, आपकी जिंदगी पर अच्छे बुरे असर डाल रहा होता है। विज्ञान में सिखाई जाने वाली कई योग क्रियाएं सांसों पर आधारित होती हैं। योग आसनों में भी सांस लेने और छोड़ने का एक खास तरीका सिखाया जाता है। सांसों में ऐसा क्या खास है कि योग विज्ञान ने इन्हें इतना महत्व दिया है? सांस वो धागा है जो आपको शरीर से बांध कर रखता है। अगर मैं आपकी सांसें ले लूं तो आप अपने शरीर से अलग हो जाएंगे। ये सांस ही है जिसने आपको शरीर से बांध रखा है। जिसे आप अपना शरीर और जिसे मैं कहते हैं, वे दोनों आपस में सांस से ही बंधे हैं। ये सांस ही आपके कई रूपों को तय करती है। जब आप विचारों और भावनाओं के विभिन्न स्तरों से गुजरते हैं तो आप अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। आप शांत हैं तो एक तरह से सांस लेते हैं, आप खुश हैं तो आप दूसरी तरह से सांस लेते हैं, आप दुखी हैं तो आप अलग तरह से सांस लेते हैं। क्या आपने ये महसूस किया है? इसके ठीक उल्टा है प्राणायाम और क्रिया का विज्ञान, जिसमें एक खास तरह से सचेतन होकर सांस ली जाती है। इस तरह से सांस लेकर अपने सोचने, महसूस करने, समझने और जीवन को अनुभव करने का ढंग बदला जा सकता है। शरीर और मन के साथ कुछ दूसरे काम करने के लिए इन सांसों को एक यंत्र के रूप में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जिस तरह से सांस लेते हैं उसी तरह से आप सोचते हैं, आप जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से आप सांस लेते हैं। आपका पूरा जीवन, आपका पूरा अचेतन मन आपकी सांसों में लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ अपनी सांसों को पढ़ सकें तो आप अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य जान सकते हैं। ये तीनों आपकी सांस लेने की शैली में लिखे हुए हैं। एक बार जब आप इसे जान जाते हैं तब जीवन बहुत अलग हो जाता है। इसे अनुभव करना होता है। ये ऐसा नहीं है जिसे आप प्रवचन से सीख सकते हैं। अगर आप कुछ सोचे या कुछ किए बिना सहजता से बैठने का आनंद जानते हैं तो जीवन बहुत अलग हो जाता है। आज इसका वैज्ञानिक सबूत है कि बिना शराब की एक बूंद लिए, बिना कोई चीज लिए आप सहजता से बैठकर अपने आप नशे में मतवाले और मदहोश हो सकते हैं। अगर आप एक खास तरह से जागरूक हैं तो आप अपनी आंतरिक प्रणाली को
इस तरह से चला सकते हैं कि आप सिर्फ बैठने मात्र से परमानंद में चले जाते हैं। एक बार जब केवल बैठना और सांस लेना इतना बड़ा आनंद बन जाए, तब आप बहुत हंसमुख, विनम्र और अद्भुत हो जाते हैं, क्योंकि तब आप अपने अंदर एक ऊंची अवस्था में होते हैं। दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो जाता है। सांस ही वो साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा स्पिरिचुअलिटी पर जाया जाता है। भगवान शिव ने इसे सबसे बेहतरीन ज्ञान और साइंस बताया है। इसी ब्रीदिंग पावर से हमारे योगियों और महात्माओं ने खुद की फीलिंग्स और इमोशंस पर कंट्रोल पाया, और इसी साइंस या कहें पावर ऑफ ब्रीदिंग को समझेंगे हम दो दोस्तों की कहानी से, जहां रोहित ने साइंस ऑफ ब्रीथिंग को समझा और इस साइंस को अपने जीवन में यूज करके अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया और पाई सफलता। इसी साइंस को वो समझाएगा अपने दोस्त विवेक को, जो अपने जीवन की रेस में काफी उलझा हुआ है। साइंस ऑफ ब्रेथ आप सुन रहे हैं आरजे अनवारुल हसन के साथ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आपके मन और भावनाओं को एक खूंटी की जरूरत होती है जिस पर वे खुद को टांग सके। आप किसी के प्रेम में क्यों पड़ते हैं? आप किसी के ऊपर अपनी भावनाओं और मन को टांगना चाहते हैं। एक मनुष्य के लिए ये खूंटी हो सकती है उसके जीवन का सही दिशा की तरफ चलना, और जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए हमें अक्सर ऐसे जीवन में किसी न किसी मेंटोर की जरूरत भी पड़ती है। ये मेंटर आपका दोस्त, जीवन साथी या गुरु भी हो सकता है। बस नजर चाहिए इस मेंटर को पहचानने की। ऐसा ही हुआ कुछ रोहित और विवेक की कहानी में, जहां विवेक को उसके दोस्त ने सांसों का सही मतलब बता जीवन को नई राह दी। आइए सुनते हैं ये कहानी कुकू एफएम पर। स्वामी दयानंद स्कूल में आज एनुअल डे है। इस एनुअल फंक्शन में मिस्टर रोहित एज अ चीफ गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर रोहित शहर के जाने माने रईसों में से एक हैं। साथ ही वो योग फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। इसी स्कूल में विवेक केमिस्ट्री टीचर है। मिस्टर रोहित का नाम सुनकर विवेक को लग रहा था जैसे वो इनको जानता है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ और कैसे मिला था। मिस्टर रोहित को देखते ही विवेक को याद आया कि ये तो उसका कॉलेज का दोस्त है। लेकिन कॉलेज टाइम के और अब के मिस्टर रोहित में मानो जमीन आसमान का फर्क था। कॉलेज में रोहित एक एवरेज स्टूडेंट था और विवेक टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम शुमार करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज के बाद रोहित ने इतनी जल्दी नाम शोहरत कैसे अचीव की, और टॉपर विवेक कैसे सिर्फ एक स्कूल टीचर ही रह गया। खैर, एनुअल फंक्शन शुरू हुआ। बच्चों ने अपने अपने परफॉर्मेंस दिए और अंत में फंक्शन की क्लोजिंग में रोहित ने एज अ चीफ गेस्ट माइक पर अपनी बात रखी। मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने का मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बच्चों के टैलेंट को देखा। मेरी तरफ से सभी बच्चों और स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही फंक्शन ओवर हुआ, विवेक दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त रोहित से मिलने पहुंचा, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वो दोनों ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए। रोहित ने जल्दबाजी में विवेक को अपना फोन नंबर देकर उसे कॉल करने को बोला। विवेक ने रोहित के कहे अकॉर्डिंग उसे कॉल किया और रोहित ने विवेक को मिलने के लिए अगले दिन अपने घर बुलाया। स्कूल से छुट्टी होने के कारण विवेक रोहित के घर उससे मिलने पहुंचा। विवेक ने डोरबेल बजाई। रोहित ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आजा आजा, कल के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। विवेक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम किस सिचुएशन में थे। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद उस समय मुझसे मिलने ना आ पाता। तुम सॉरी मत कहो और बताओ सब ठीक चल रहा है। रोहित ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम स्कूल टीचर कैसे? आई मीन तुम्हारे ड्रीम्स तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के थे, फिर स्कूल टीचर कैसे? विवेक ने अपने जीवन की बात करते हुए कहा कि बस लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बीच उलझा हुआ हूँ। काफी अच्छे जॉब ऑफर्स थे, लेकिन उस समय में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया। खुद के फ्यूचर को लेकर ही कंफ्यूज था और छोड़ दिया सब किस्मत पर।
अभी भी समझ नहीं आ रहा जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करना चाहता नहीं था, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि इतने सॉर्टेड कैसे हो और सक्सेसफुल होने के पीछे का राज क्या है। रोहित ने यह सब सुनकर जवाब दिया कि सक्सेस तो माइंड में होती है। जब चीजों से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने लग जाएं, तो समझो सक्सेस मिल गई। मेरी कहानी भी ऐसी है। एक बार मैंने टीवी पर एक योगी जी के सेशंस को सुना और उनको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखा। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इधर उधर आवारा घूमने वाला लड़का जब सांसों के विज्ञान को समझा तो सफलता की सीढ़ी पर एक एक कदम करके खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। विवेक ने पूछा कि मुझे भी तो बताओ इसके बारे में। रोहित ने बताया कि दरअसल उस सेशन में उन योगी जी ने सांसों के पीछे छुपे कुछ गहरे सीक्रेट्स की बात की थी। ये साइंस बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है, लेकिन उन योगी जी ने इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। जिस दिन मैंने वो सेशन सुनना स्टार्ट किया था तो वो उस दिन बात कर रहे थे सांसों के जीवन होने की। उस दिन वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी ध्यान दें तो पता चलेगा कि आपकी सांस में लगातार चेंजेस हो रहा होता है। उस चेंज के पीछे बहुत से सीक्रेट्स छुपे हैं, लेकिन हमारे सारे काम तो सांस लेने भर से चल जाते हैं, तो फालतू का झंझट कौन पाले। ये और बात है कि अगर आप इस फालतू के झंझट को भी वैसे ही जान लें, सीख लें जैसे आपने काफी काम जाने और सीखे, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी के तमाम झंझटों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारे वेदों के समय में सांसों के विज्ञान, उसके प्रयोग की कला के शास्त्र और जानकार रहे हैं, लेकिन हजारों सालों के डिफरेंस और संस्कृत लैंग्वेज की टफनेस की वजह से ये साइंस बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए सांस के विज्ञान से 99.99% लोग अनजान ही रह जाते हैं। इस विषय के आज जो शास्त्र बचे भी हैं, वो किसी बुलंद इमारत के खंडहर के समान हैं, जो या तो आधे अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मिलावट कर दी गई है। इसके बावजूद इस विज्ञान की इतनी धरोहर आज भी बची है, जिसे अगर हम आज के दौर के हिसाब से भी जान लें तो वो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। विज्ञान आज जो खोज करता है, कल उसी को पुरानी बात कहकर आगे निकल जाता है, लेकिन साइंस के बेसिक प्रिंसिपल वही रहते हैं। क्योंकि हम सांस के विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं बातों को मेंशन करना बेटर है जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी उतनी ही साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल है। विवेक ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात कर रहे थे वो योगी जी। रोहित ने बताया कि एक्चुअली उस दिन के सेशन में जो मैंने समझा वो तुम्हें बताता हूँ। हमारे जीवन में चाहे हेल्थ हो या बिजनेस, रिश्ते हो या दुश्मनी, मान सम्मान हो या अपनापन, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाले की सांसों से जुड़ा होता है। हमें इसकी जरा भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट चुका है, जो घट रहा है या जो फ्यूचर में घटेगा, वो सब हमारी सांसों से ही चलता है। इसे ज्योतिष जैसा न समझें, बल्कि ये वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। हमारी सांसों के चलने से कुछ माइनर एक्टिविटीज होती हैं, उनको इजीली समझा जा सकता है। ये सब न्यूटन के लॉ जितना ही साइंटिफिक है। विवेक ने पूछ लिया कि न्यूटन के लॉज और ब्रीदिंग का कंपैरिजन। रोहित ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा कि उन्होंने बताना चाहा कि आप जो कुछ भी करते हैं, उस काम की क्वालिटी और उसके रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस काम को करते समय आपकी सांस उस काम के लिए कितने फेवरेबल थी। एग्जाम्पल के लिए, आप ब्रीदिंग स्पीड बहुत धीमी करके किसी पर गुस्सा करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। गुस्से के लिए ब्रीदिंग का तेज होना जरूरी है। हमारे शरीर से चलने वाली हर एक्टिविटी के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का रोल होता है। अगर हम ब्रीदिंग के सीक्रेट्स को जान लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हम अपने हर काम की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ब्रीथिंग का सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है।
ब्रेन से ही पहले हमें थॉट्स के रूप में कुछ करने या न करने की इंस्पिरेशन मिलती है। हम उस काम को करने या न करने के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। इंटेलिजेंस भी ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड है। जैसे ही थॉट आया वैसे ही हमने काम करना शुरू कर दिया। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे कर्म कहते हैं और कर्म के होते ही उसका फल आना ही है। हर कोई मनोवांछित फल हासिल करना चाहता है, बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही है, जिसका सीधा संबंध कर्म के रिजल्ट से जुड़ा होता है। विवेक ने कहा कि इसका मतलब योगी जी हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करने का प्रोसेस समझाना चाह रहे थे, जिससे कि हम अपना कंट्रोल लूज न करें और किसी भी सिचुएशन को आसानी से ओवरकम कर लें। रोहित ने कहा कि उस दिन ना ये बात तो समझ आई कि जितना ज्यादा हो सके कामली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए तो हम बहुत सी अनवांटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। उस दिन के बाद विवेक ने भी ब्रेथ को कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस शुरू की और विवेक ने रोहित को अगले दिन अपने घर लंच के लिए बुलाया। अब अगली मुलाकात में रोहित और विवेक के बीच साइंस ऑफ ब्रेथ समझने के लिए क्या बातचीत होगी। अगले दिन जब रोहित विवेक से मिलने गया तो उस दिन रोहित ने विवेक को वोकल ब्रेथ के बारे में कुछ ऐसा बताया जो विवेक ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ब्रीथिंग के प्रोसेस और इसे कंट्रोल करके सक्सेस अचीव करना विवेक को थोड़ा अटपटा सा तो लगा, फिर भी अपने मन में सवालों का पिटारा लिए विवेक पहुंच गया रोहित के पास। डोरबेल बजी तो विवेक ने दरवाजा खोला। अरे आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। रोहित ने हंसते हुए कहा कि हाँ आना ही था, लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्ट है, जिसको योगी तो अपनाते ही हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। वोकल ब्रीदिंग की साइंस को आसानी से समझने के लिए हमें पहले ब्रेथ और प्राण जैसे शब्दों के बारे में कुछ डिफरेंस समझना जरूरी है। भारत में किसी की मृत्यु होने पर हम कहते हैं उसने प्राण त्याग दिए या उसके प्राण निकल गए। प्राण का मतलब जीवन से होता है, इसीलिए सांस चलने को प्राण से जोड़कर समझा जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान फिलहाल नहीं जान पाया है कि सांस में हवा के अलावा प्राण जैसा भी कुछ होता है, लेकिन कई शोध हुए हैं जिसमें रहस्यमयी चीजों को एक्सपीरियंस किया गया है। भारतीय शास्त्रों में इसी को प्राण कहा गया है। ये हवा के जरिए से चल शोध हुए हैं जिसमें रहस्यमयी चीजों को एक्सपीरियंस किया गया है। भारतीय शास्त्रों में इसी को प्राण कहा गया है। ये हवा के जरिए से चलने वाली डिवाइन एनर्जी है। प्राण को सिर्फ हवा मान लेने से उसकी एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जबकि इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब भी आप किसी बीमार इंसान के पास या अस्पताल में जाते हैं। तब फील करें तो पाएंगे कि जैसे आपके भीतर से कुछ कम हो रहा है, आपके भीतर से कुछ छीना जा रहा है। ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि बीमार इंसान को ज्यादा प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। वो उसे आसपास के लोगों के हिस्से की प्राण ऊर्जा से भी लेता है। इसलिए अस्पताल जैसी जगह पर आप जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा ही हमें भीड़ में भी घुटन महसूस होती है। उसका कारण भी दूसरों द्वारा आपकी ऊर्जा का छीना जाना ही होता है। जब आप एकांत में होते हैं तो आपको वो घुटन नहीं होती, आप सुकून फील करते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपने भीतर भी ऊर्जा का ज्यादा अमाउंट फील होता है। जो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, खासकर स्त्री पुरुष, उनके बीच आपस में इसी प्राण ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। उनकी पसंद का मूलतः यही इनविजिबल रीजन होता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति से आपको अपोजिट एनर्जी मिलती है तो ऐसे लोगों के करीब जाने में भी बिना मतलब ही आप घुटन या चिढ़ महसूस करने लगते हैं। विवेक ये सब बात सुन रहा था। उसने झट से पूछ लिया, तो इसका मतलब सारा खेल हमारी ब्रेथ और एनर्जी का है? रोहित ने बताया कि इसलिए जितना हो सके अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो ताकि आपको जो कोई भी मिले उसे एक पॉजिटिव फील आए।
इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है क्या? विवेक ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। इस पर रोहित ने कहा कि इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है हमारे ब्रेथ सिस्टम को समझना। एक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए रोहित ने विवेक से कहा कि जैसे कि तुम तो केमिस्ट्री के टीचर हो, ब्रीदिंग के बेसिक को तो जानते ही होगे। वो प्रोसेस है जिसमें हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है, सांस या ब्रेथ कहलाती है। ये बहुत से रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग ऑर्गन्स के जरिए से किया जाता है। दूसरे शब्दों में सांस लेना एक सरल लेन देन की प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन वाली हवा लेते हैं, जिसके बदले में हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा छोड़ते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जीव के जीवन भर चलती रहती है। ऑक्सीजन वाली वायु को अंदर लेने की प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। इसके ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर छोड़ने की प्रोसेस को सांस छोड़ना या एक्सहेलेशन कहा जाता है। एक दिन में व्यक्ति कई बार सांस लेता है। एक बार में एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना शामिल है। एक मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे उसकी सांस लेने की दर कहा जाता है। सांस लेने की दर की कैलकुलेशन करके हम ये जान सकते हैं कि हमने एक दिन में कितनी बार सांस ली। हालांकि सांस लेने की दर अलग अलग होती है, जो व्यक्ति की एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है। ये तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति तेज चल रहा हो, दौड़ रहा हो या फिर एक्सरसाइज के बाद। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो घट जाती है। एक एडल्ट की सांस लेने की दर प्रति मिनट 15 से 18 होती है। हालांकि भारी एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की दर प्रति मिनट 25 से ज्यादा हो जाती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और फेफड़ों से बाहर छोड़ते हैं उसका प्रेशर अलग अलग होता है। तो बेसिक फंडा से जब हवा के प्रेशर में गिरावट होती है तो हवा को भरने वाले ऑर्गन गिर जाते हैं और हवा फेफड़ों में एंटर करती है। और जैसे ही एल्वियोलाई का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है, वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसे ही सांस छोड़ना कहते हैं। ये बातें सुनकर विवेक काफी हैरान हो रहा था। फिर भी उसने पूछ ही लिया कि क्या ब्रेथ को बेटर किया जा सकता है। रोहित ने सांस की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा कि सांस लेना जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन क्या आपको पता है कि सांसों का हिसाब किताब रखना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? जी हाँ, सांस लेने की सही प्रोसेस अपनाकर व सांसों पर पकड़ बनाकर आप अपने तन और मन दोनों को हेल्दी रख सकते हैं। विवेक के सवाल हर पॉइंट पर एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे को कोई जादू के ट्रिक्स सिखा रहा हो। विवेक ने पूछा कि क्या तुम मुझे इसका प्रैक्टिकल दिखा सकते हो? तो रोहित ने उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसे चाय पीने की सलाह दी। रोहित ने कहा कि भाई सब बताता हूँ, लेकिन पहले एक कप चाय हो जाए। रोहित ने चाय मंगवाई और दोनों अपने कॉलेज टाइम की यादें ताजा करने लगे। फिर भी विवेक के मन में एक के बाद एक सवाल चलते रहे। शायद उसके मन में एक ही दिन में इस विज्ञान को समझने की लालसा पैदा हो रही थी। फिर भी रोहित ने विवेक को चीजों को प्रैक्टिकली करने की सलाह दी। क्या विवेक रोहित की सलाह के अकॉर्डिंग चल पाएगा या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर किस्सा इधर ही खत्म करेगा? जानने के लिए बने रहें नेक्स्ट एपिसोड में। रोहित और विवेक चाय पीते पीते ब्रीथिंग पावर को समझ रहे थे, जिसे आगे बढ़ाते हुए रोहित ने विवेक से कहा, अब तक तो हमने बात की साइंटिफिक वे ऑफ ब्रेथ की, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि योगियों के लिए ब्रेथ का साइंस इंटायरली डिफरेंट होता है? वो लोग इसे प्राण कहते हैं। विवेक ने पूछा कि प्राण वो क्या होता है? प्राण शायद जान को कहते हैं ना। जब किसी की डेथ हो तो उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं, राइट ना? इस पर रोहित ने जवाब दिया कि प्राण एक तरह की एनर्जी है, तेज या फिर शक्ति है। प्राण पूरे जीवन का आधार और सार है। ये वह एनर्जी और तेज है, यही है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्राण हर उस चीज में चलता है जिसका अस्तित्व है।
इससे भी ज्यादा प्राण फिजिकल वर्ल्ड में चेतना और मन के बीच में कांटेक्ट पॉइंट है। यही तो फिजिकल लेवल पर जीवन को पॉसिबल बनाता है। प्राण सभी शारीरिक कार्यों को फ्लो में लेकर चलता है। एग्जाम्पल, मानव शरीर का काम एक ट्रांसफार्मर की भांति है जो विश्व भर में चलने वाली प्राण से एनर्जी पाता है, उस ऊर्जा का ऑक्युपाई करता है और फिर इसे खत्म कर देता है। यदि किसी व्यक्ति या कमरे में हेल्दी लोग या फिर सब सही से मैनेज्ड है तो हम कहते हैं यहाँ अच्छा प्राण है। इसके अपोजिट अगर उसी जगह कोई नेगेटिविटी या ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्राण के फ्लो में बाधा डालती है या रोकती है। हम जो प्राण को कंट्रोल करने की पावर डेवलप करते हैं, हम शरीर और मन दोनों के हेल्थ और बैलेंस को अचीव कर लेते हैं। इसके साथ ही लंबे और कंटिन्यूड प्रैक्टिस के साथ कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन का भी एक्सपीरियंस होने लगता है। विवेक ने फिर पूछा कि क्या इसका बॉडी पर कोई इफेक्ट होता है? रोहित ने कहा कि प्राण वायु, प्राण या सांस को एक ही समझें। हम जो सांस लेते हैं वो शरीर में नाड़ियों के जाल यानी प्राण मार्ग में जाकर 10 नाड़ियों से 10 प्रकार के प्राणों में बंटकर काम करती है। इन 10 में 5 प्रमुख प्राण हैं और 5 सहायक प्राण हैं। प्रमुख प्राण वायु के नाम हैं। 1 प्राण वायु, ये हार्ट के आसपास में मौजूद रहकर उसे बैलेंस रखने का काम करती है। दूसरा है अपान वायु, ये हमारे ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, फेफड़े, त्वचा, लीवर एवं आंत में मौजूद होती है और उन अंगों का बैलेंस करके चलाती है। तीसरा है समान वायु, ये नाभि के इर्द गिर्द में एक्टिव रहती है। चौथा उदान वायु, ये थ्रोट में एक्टिव होती है। 5वां व्यान वायु, ये पूरे शरीर के सभी चैनल्स में फैली रहती है। सहायक प्राण वायु के नाम है। पहला नाग यानी डकार आना, दूसरा है कूर्म यानी पलकों का झपकना, तीसरा है कृकल यानी छींक आना, चौथा देवदत्त यानी जम्हाई लेना। देवदत्त इतनी सेंसिटिव होती है कि किसी को जम्हाई लेते देखने भर से हम भी जम्हाई लेने लगते हैं। 5वां है धनंजय, ये पूरे शरीर में फैली रहती है। ये मरने के बाद भी कुछ समय तक शरीर में बनी रहती है। इस प्रकार ये 10 प्राण वायु 10 नाड़ियों से होकर शरीर में घूमते हुए अपना काम करती रहती है। हमारी नाड़ियों में किसी भी तत्व का फ्लो घटने या बढ़ने का असर इन 10 प्राण वायु पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए नाड़ियों में तत्वों का फ्लो सही होना बहुत जरूरी है। हमारी सांसों में चलने होने वाले सभी प्राणों से ही हमारे ऑरा का बिल्डअप होता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि आप उन लोगों को भी पसंद या नापसंद करने लगते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं होता? ये आपके और उस व्यक्ति के ऑरा के मैच या मिसमैच होने के कारण होता है। हम ट्रेन, हवाई जहाज आदि में सफर करते हैं तो उनमें कुछ लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है, उनसे बात करने की इच्छा होती है। कुछ को देखकर हम नॉर्मल रहते हैं, जबकि कुछ से हमें चिढ़ सी मचने लगती है, जबकि आपका उनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। प्राण साधना से ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी उससे इफेक्टेड हुए बगैर नहीं रह सकता। अगर हम अपनी सांसों के लेने और छोड़ने को प्रैक्टिस करने लगें तो ऑर्गेनिक्स का सही फ्लो होने से हमारे शरीर में 10 प्राण वायु का फ्लो भी ठीक प्रकार से होने लगता है। विवेक ने कहा, लेकिन इन सब की प्रैक्टिस करने की भी कोई क्लासेस होती है क्या? रोहित ने बताया कि इसके लिए योगी जी ने कुछ प्रैक्टिस और स्टेप्स बताए हैं, लेकिन इनको आज प्रैक्टिस कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनमें योग के स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। तो ऐसा करते हैं कि कल अर्ली मॉर्निंग पार्क में मिलते हैं, वहां एक महात्मा जी योग क्रिया करवाते हैं। उनका फंडामेंटल और उन टीवी वाले योगी जी का फंडामेंटल बिल्कुल सिमिलर है। कल ही मिलते हैं सुबह। विवेक ने रोहित को वादा देते हुए कहा कि हाँ पक्का, कल सुबह 5 बजे मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर एक साथ ही कमला नेहरू पार्क में मिलते हैं। रोहित ने भी उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए बात डन कर दी। कल सुबह जब रोहित और विवेक मिलेंगे तो क्या विवेक आसानी से उन क्रियाओं को समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम पर अगले एपिसोड के साथ।
अगले दिन सुबह पार्क में तय समय के अकॉर्डिंग विवेक और रोहित मिलते हैं। वहां विवेक देखता है कि महात्मा जी कुछ लोगों को बैच में योग क्रियाएं करवा रहे थे। विवेक ने उन लोगों को देखते हुए ये महसूस किया कि वो सब लोग एक ही लय या रिदम में सांस ले रहे हैं। सबकी सांसें वो वहीं पास खड़ा होकर सुन पा रहा था, लेकिन वो हैरान था कि इतने सारे लोगों की सांस एक ही रिदम में कैसे चल सकती है। उसने बड़ी ही हैरानी के साथ रोहित से सवाल किया कि इन सब लोगों को एक दूसरे की ब्रेथ करने की टाइमिंग का कैसे पता? ये सब लोग एक ही स्पीड और एक रिदम में कैसे सांस ले पा रहे हैं? रोहित ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन सबको डेली ब्रेथ एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है, इसलिए ये सब एक ही रिदम में ब्रेथ कर पा रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें भी इस योग सेशन में एडमिशन करवा देता हूँ। रोहित ने उस सेशन के गुरुजी से मिलने पर कहा कि नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? गुरुजी ने जवाब देते हुए रोहित से पूछा कि क्या हुआ रोहित, अब आते क्यों नहीं? रूटीन खराब हो जाएगी। बस एक फंक्शन अटेंड करना था तो 2 दिन नहीं आ पाया। खैर, ये मेरा दोस्त है विवेक, रोहित ने जवाब दिया। विवेक ने गुरुजी की तरफ देखा और बहुत ही आदर के साथ सर झुकाते हुए कहा, प्रणाम गुरुजी। रोहित ने गुरुजी को बताया कि विवेक को भी इस बैच में एडमिशन लेना है। गुरुजी ने रोहित की बात सुनते हुए कहा कि अच्छी बात है, कल सुबह 5 बजे आ जाना। रोहित विवेक के क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी के बारे में अच्छे से जानता था, तो उसने गुरुजी से कहा कि लेकिन उसके पहले इसके मन में कुछ सवाल हैं जिनको आप ही आंसर कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा समय मिल जाता तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। गुरुजी ने सारी सिचुएशन को समझते हुए कहा कि ऐसा करो, आज शाम 5 बजे मेरे आश्रम आ जाओ। शाम को रोहित और विवेक आपस में मिलते हैं और गुरुजी के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। ठीक 5 बजे वो गुरुजी के सामने थे। विवेक ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रणाम गुरुजी, सुबह उन सब लोगों ने एक ही ब्रेथ रिदम कैसे मेंटेन की हुई थी? गुरुजी ने बताया कि बेटा, वो सब लोग रोज योग की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे सब चीजें रिदम में मेंटेन होना शुरू हो जाती है। ईश्वर ने हमारे शरीर की सुंदर बनावट की है। शरीर में सभी ऑर्गन्स का काम सही तरीके से अपने आप ही चलता रहता है। इसके लिए भगवान ने ब्रेथ और रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस स्टार्ट की है। नाक के जरिए हम सांस लेते हैं। ये ब्रेथ या सांस हमारे शरीर में जीवन की तरह चलती है। इस ब्रेथ में ली गई ऑक्सीजन और निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हम हमारे शरीर के सेलुलर लेवल पर एनर्जी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाते हैं। हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा होता, तब भी हम जिंदा तो रहते ही हैं, लेकिन हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हम बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। हमारे शरीर में सांस लेने व छोड़ने की प्रोसेस जब ऑब्स्ट्रक्शन फील करती है तो ब्रह्म रूपी प्राण शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। मनुष्य के जीवन का एक ही मूल मंत्र अपने शरीर को ऊर्जावान, शक्तिवान, निरोग व स्वस्थ रखना है। जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाकर जीना है तो वायु के रूप में नाक के द्वारा प्राण शक्ति बिना ऑब्स्ट्रक्शन हमारे शरीर को मिलती रहे, उसको जानना व समझना बहुत जरूरी है। गुरुजी की बातें सुनने के बाद विवेक ने आगे पूछा, इसमें योग कैसे हेल्प करता है? विवेक के सवाल के जवाब में गुरुजी ने कहा कि प्राणायाम के प्रैक्टिस का फायदा जानने के लिए हमें अपने शरीर व शरीर में मौजूद ऑर्गन्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम की एक्टिविटीज के प्रैक्टिस का इफेक्ट हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर पड़ता है। शरीर के सभी ऑर्गन तभी सही तरह से काम करेंगे जब हर ऑर्गन को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरपूर हवा मिलेगी, तभी सभी ऑर्गन में सफिशिएंट क्वांटिटी में रस बनेगा। भोजन खाते समय तो मांस, मज्जा, रक्त, हड्डी व शुक्राणु बनते हैं और ये प्रोसेस तभी बैलेंस्ड रहती है जब नाक के रास्ते से ली गई प्राणवायु जीवनी शक्ति के रूप में शरीर में चल रही होगी। नॉर्मली जो ब्रीदिंग की प्रोसेस नाक के रास्ते से हमारे शरीर में चलती रहती है, उसका लेवल बहुत कम होता है।
अक्सर हम न गहरा श्वास ले पाते हैं, न ही गहरा श्वास छोड़ पाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे जीवन का ज्यादा समय ऐसी जगह पर बीत रहा होता है जहां ऑक्सीजनेटेड एयर का लेवल कम होता है। हर दिन 24 घंटे के समय में अपने से जुड़ी ब्रीदिंग की प्रोसेस का एनालिसिस करें तो नाक के छेद कई कारणों से पूरी तरह खुले नहीं होते हैं, जिससे नॉर्मल से भी कम प्राणवायु शरीर में चल पाती है। हम खुद का एनालिसिस करें तो नेचर और हमारे सांसों में एक कनेक्शन जरूर होता है। हमारी सांस बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नाक के मीडियम से फेफड़ों के अंदर बाहर आता जाता है, थोड़ी देर वहीं रुकता है और फिर बाहर निकलता है। ये गॉड गिफ्टेड पावर है और यही प्राण शक्ति है और शरीर में इस प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में चलते रहने से ही हम जीवित रह पाते हैं। सांस चलती है तो हमारा जीवन चलता है, सांस रुकती है तो हमारा जीवन रुकता है। जीवन और मृत्यु के बीच का फासला हमारी एक एक सांस ही तो है। यदि एक पल के लिए भी ब्रेथ करना बंद कर देते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही रुक जाएगा। हमारी ब्रेथिंग ही हमारी लाइफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा जीवन अनबैलेंस हो जाएगा। विवेक ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था तो उसने कहा कि समझ गया, कल से मैं भी मॉर्निंग में आपको ज्वाइन करता हूं। योग की क्रियाएं इतनी आसान नहीं। क्या स्कूल और अपनी हेल्थ मेंटेन करने की इस कोशिश में विवेक सफल हो पाएगा? क्या उसकी विल पावर उसका साथ देगी? जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। विवेक अगले दिन सुबह गुरुजी के पास पहुंचा। क्योंकि विवेक उस बैच में नया था तो गुरुजी ने विवेक को प्राणायाम शुरू करने के लिए कुछ नियम बताए। गुरुजी ने बताया कि प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ खास नियम और सावधानियां बरतनी होती हैं, जिनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे जगह, आसन, ईश्वर का ध्यान, प्रभु आराधना, मंत्रों के साथ दृढ़ विचार यानी संकल्प, गुरु का मार्गदर्शन व अन्य सावधानियां। अगर जगह की बात की जाए तो प्राणायाम साफ, शुद्ध, निर्मल व खुले स्थान पर जैसे घर का लॉन, पार्क, पेड़ों के पास बैठकर, पानी के पास बैठकर, जहां साफ हवा काफी मात्रा में मिलती है वहां करना चाहिए। आसन बैठने के लिए कंबल या कुश, योगा कुशन, सफेद चादर आदि का साफ सुथरा आसन लगाना चाहिए तथा उस पर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन किसी भी आसन में गर्दन सीधा, कंधे सीधे, सिर सीधा, सीना सामने तना हुआ, आंखें बंद, दृष्टि आज्ञा चक्र में केंद्रित करके ज्ञान मुद्रा में सहज व स्थिर होकर बैठना चाहिए। प्राणायाम शुरू करने से पहले प्रभु का ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। आसन पर बैठने जाने के बाद लंबा व गहरा सांस भरकर भक्ति में लीन होकर ओम के नाम का नाद 3 से 11 बार करना चाहिए, जिससे मन शांत व कंसंट्रेटेड हो जाता है तथा मन में ईश्वर के लिए भक्ति और श्रद्धा जैसी फील क्रिएट होती है और एक एक आने जाने वाली सांस का रखा गया ध्यान हमें ये फील करवाता है कि हम जीवित हैं। ये कंसंट्रेशन हमें निरोग रखता है, हेल्दी रखता है, सोच विचार को ठीक रखता है, हमें एनर्जेटिक रखता है, हमारे अंदर शांति लेकर आता है। हर एक सांस में कामलेस फील होती है। हमें फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल क्लियरिटी मिलती है। हमारे अंदर बहुत से नेगेटिव थॉट्स जैसे लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, पैशन, हेटर्ड, जेलिसी एसेट्रा का कम होना शुरू होता है। हमारे अंदर से वात, पित्त, कफ आदि की इम्बैलेंसिंग का ठीक होना शुरू होता है और ब्रीदिंग की प्रोसेस यानी सांस लेने व छोड़ने की प्रोसेस को प्राणायाम की एक्टिविटीज के साथ पक्का किया जा सकता है। जो एक्टिविटीज हमें अपने गुरुओं, ऋषियों, मुनियों, सिद्ध पुरुषों व वेद शास्त्रों से हेरिटेज की तरह से मिलती है, उन्हें अपने अंदर ही एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं।
प्राणायाम क्योंकि फिजिकल और मेंटल पीस को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए हर एक प्रैक्टिशनर को प्राणायाम अपने सराउंडिंग मौसम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 5 से 7 बजे के बीच ही करना चाहिए, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में शुद्ध ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है, जिसको लेकर के प्रैक्टिशनर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सुबह फ्रेश होकर स्नान आदि से फ्री होकर ही प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की एक्टिविटीज को करते करते मनुष्य ब्रह्म भक्ति को भी पा सकता है। प्राणायाम का प्रैक्टिस धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, मांस, मदिरा आदि बुरी आदतों को छोड़कर ही करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले प्रैक्टिशनर को रात में हल्का व शुद्ध भोजन लेना चाहिए व देर रात तक नहीं जागना चाहिए। प्राणायाम जिद के साथ कभी नहीं करना चाहिए। हर प्राणायाम को करने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। उस प्रोसेस यानी विधि को ध्यान में रखकर ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राणायाम करते समय मन में एकाग्र, शांत व प्रसन्न रहना चाहिए। चेहरा, आंख, नाक व शरीर पर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। विवेक गुरु जी के वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो खुद को एकदम उसी तरीके से तैयार कर रहा था जैसे गुरु जी ने बताया था, और अब वो इंतजार में था कि वो कब गुरु जी के अगले इंस्ट्रक्शंस यानी प्राणायाम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। गुरु जी ने कहा कि 1 मिनट के लिए शांत मुद्रा में बैठें। इसके बाद नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। इस 1 मिनट के दौरान सोचें कि आप स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए शरीर और मन में एनर्जी प्राप्त करने जा रहे हैं। मन में ये सोचें कि सारी इम्प्योरिटीज सांस के मीडियम से बाहर निकालने वाले हैं और एनर्जी और प्राण सांस लेने के साथ प्राप्त करने वाले हैं। सोचें कि आप जो सांस लेंगे वे जीवन, ताकत, पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरी होगी। नंबर 2, इसके बाद आंखें बंद कर लें। अपनी नज़र को नाक पर केंद्रित करें, पीठ सीधी रखें और दिमाग को शांत करें। नंबर 3, धीरे धीरे एक गहरी सांस लें। इसके बाद धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ने की ड्यूरेशन सांस लेने की ड्यूरेशन के जितनी ही होनी चाहिए। सांस छोड़ते समय सोचें कि आपके शरीर और दिमाग के सभी दोष बाहर निकल रहे हैं। नंबर 4, अपनी सुविधा के अनुसार 10 से 12 बार दोहराएं। विवेक भी गुरुजी के कहे मुताबिक हर स्टेप को कर रहा था, लेकिन पहला दिन होने के कारण विवेक इस प्रोसेस को धीरे धीरे कर रहा था। इसके अलावा भी गुरुजी ने कुछ दूसरी योग क्रिया करवाई। सब कंप्लीट हो जाने के बाद विवेक और गुरुजी ने फिर हल्की फुल्की बातचीत की, जिसमें उसने गुरुजी से कहा कि आज तक मुझे सांस को कंट्रोल करने के प्रोसेस का पता नहीं था। आज आपसे पता चला है तो इसकी मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा और अपने जीवन में सुधार करूंगा। विवेक ने एक्साइटमेंट में गुरुजी से प्रॉमिस तो कर दिया, पर वो कंसिस्टेंटली इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, इसका अंदाजा तो खुद उसे भी नहीं था। क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी अपनी चीजों को कंसिस्टेंटली चलाए रखने में ही मार खा जाते हैं। जो खुद पर कंसिस्टेंटली काम करें वो बन जाते हैं चैंपियन और जीत लेते हैं दुनिया। विवेक की स्टोरी को और नजदीक से जानने के लिए बने रहें कुकू FM के साथ। जैसे जैसे विवेक योग क्रियाओं को सीखता गया, वैसे वैसे ही उसका अट्रैक्शन योग से रिलेटेड फैक्ट्स को जानने और समझने की तरफ भी बढ़ता गया। एक दिन योग साधना के बाद विवेक ने गुरुजी से पूछा कि क्या योग सिद्धि से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रिलेटेड है। गुरुजी ने इसका जवाब देते हुए कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। सृष्टि के इस नियम के बारे में तमाम गुरु बताते रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात छूट गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने थॉट्स और कर्मों से अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका लॉ यह है कि ये पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से बनी है। मनुष्य भी उसी एनर्जी का हिस्सा भर है, इसलिए जैसी एनर्जी आप बाहर छोड़ेंगे वैसी आपके पास वापस लौटेगी।
हम अपने फीलिंग और थॉट्स से एनर्जी छोड़ते हैं, मतलब आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास वैसा ही होने लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि हम सोचते तो अच्छा ही हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास तो वैसा नहीं होता। तो क्या ये नियम सही नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा बताया गया है। हमारे आसपास वही घटित होने लगता है जैसे थॉट्स पैदा होते हैं। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? होता यह है कि आप दिन में 10 से 12 बार तो याद करके वो सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा। उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए थॉट्स की स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना जरूरी है, तभी आपके भीतर से लगातार वैसे थॉट्स उठेंगे जो आप चाहते हैं। अब सवाल है कि आखिर लगातार वैसे थॉट्स कैसे पैदा करें? बस यहीं पर एक मिसिंग लिंक है, वो है आपकी सांस। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी सांस के ही रहस्य काम करते हैं। उन रहस्यों को जाने बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूरी तरह समझ नहीं आती। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन हमारे सोचने से है। सोचते हम वही हैं जो हमारे मन में थॉट्स उठते हैं। मन बहुत छोटा सा है, उसका प्रकट रूप यानी बड़ा रूप सांस है। जैसा मन वैसे ही सांस होगी, जैसी सांस होगी वैसे ही मन की कंडीशन होगी। जब सांस की गति बदलकर मन की स्थिति बदली जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अपने विचारों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी सांस बदलकर आप अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अपना हर दिन, यहाँ तक कि हर घंटा अपने मुताबिक बना सकते हैं। ये सब सुनकर विवेक ने गुरुजी से आगे पूछा, मुझे रोहित ने एक बार कहा था कि उसकी लाइफ में सफलता सांसों का विज्ञान समझ कर आई थी। अब मैं समझा वो असल में क्या समझाना चाह रहा था। लेकिन क्या हम साइंस ऑफ ब्रेथ समझकर अपना जीवन बदल सकते हैं? गुरुजी ने विवेक के सवाल का जवाब देना शुरू किया। सिर्फ कुछ घंटों में आप इस टॉपिक में बेसिक बातें जानकर उसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, और केवल 10 से 15 दिनों के प्रैक्टिस से ही रोजमर्रा के काम पर, दफ्तर और आपके जीवन में उसके हैरान करने वाले इफेक्ट्स को देख सकते हैं। उसकी लगातार प्रैक्टिस कर अपने आप को प्रो बना सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हर कोई गिनी हुई सांस लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन हम बगैर किसी हिसाब के सांसों को खत्म करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब हम कितनी सांस खर्च कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी सांस ही नहीं लेते, छोटी छोटी सांस लेते रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम ऐसा तभी करते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि पार्क में जाकर गहरी सांस लें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम कम सांस में बेहतर कर सकते थे, हम उसमें बेहिसाब सांसें खर्च कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि सांस ही सब कुछ है, इसी से जीवन है। सांस खत्म तो हम भी खत्म। सांस की गति जितनी कम होती है, हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। विवेक ने इस पर गुरुजी से कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सांसों के विज्ञान के साथ जोड़कर समझने से चीजों को एफर्मेशन करना और फिर आसान लगता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं तो कहूँगा तुम भी इसको आजमा कर देखो, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट ही पाओगे। साइंस ऑफ ब्रेथ को सुन लेना और इससे रिलेटेड लेसन्स पर अमल करना, दोनों में काफी फर्क है, लेकिन जो इस फर्क को मिटाने का हौसला रखता है वो पाता है खुद और खुद में बसे ईश्वर को। ये रास्ते इतने आसान नहीं होते। विवेक के इस रास्ते और सांसों के विज्ञान को और डिटेल में जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। हर दिन योग क्रियाओं को करते करते विवेक अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा था। ये चेंजेस उसे आत्मिक शांति और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे थे। एक दिन यूं ही बातों बातों में विवेक ने गुरुजी से पूछा कि रोहित ने एक बार उसे कहा था कि सांसों का विज्ञान समझ आ जाने के बाद कोई भी अपने किसी तरीके के काम को सफल कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कैसे हो सकता है ऐसा। गुरुजी ने विवेक के सवाल को सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
रोहित ने तुम्हें कुछ भी गलत नहीं बताया। हमारा शरीर जिस एनर्जी से चलता है वो समझ लो बिजली की तरह है। जैसे बिजली में शॉर्ट सर्किट होने पर होता है, वैसे ही हमारे शरीर की एनर्जी के साथ भी होता है। अगर आप नंगे पांव बिजली के पॉजिटिव तार को छू लेंगे तो करंट का झटका लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अर्थ का काम करती है। जैसे किसी बैटरी के खत्म होने पर उसे चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर सोते समय एनर्जी रिसीव करता है। ये समझना भूल है कि सिर्फ भोजन से हम जिंदा रह सकते हैं। जीवन के लिए सही नींद का होना भी उतना ही जरूरी है। हम जितना भी न्यूट्रिशियस भोजन कर लें, पर अगर 2 दिन भी सोने को ना मिले तो शरीर कुछ करने की हालत में नहीं रहता। यानी एनर्जी का नींद से डायरेक्ट रिलेशन है। रात की नींद से एनर्जी लेकर सुबह सोकर उठने पर जब हम पहली बार अपना पैर फर्श से टच करते हैं तो अपोजिट नाड़ी का पैर जमीन से छूने पर हमारे शरीर की एनर्जी में एक तरह का शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। इससे हमारी एनर्जी खत्म होती है। ये इतनी माइन्यूट प्रोसेस है जिसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने पर हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। सुबह सोकर उठने पर यूं ही फर्श पर पैर नहीं रखना चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले देखना चाहिए कि कौन सी नाड़ी चल रही है, दाईं या बाईं। जो भी नाड़ी चल रही हो उसी पैर से सबसे पहले धरती का स्पर्श करना चाहिए। यानी दाईं नाड़ी तो दायां पैर, बाईं तो बाएं पैर से हल्के से जमीन पर टच करें। एक बात का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी नाड़ी इवन होती है, जबकि दाईं नाड़ी ऑड होती है। तो बाएं पैर को 2, 4 या 6 बार जमीन से स्पर्श करें और दाएं पैर को करना हो तो 1, 3 या 5 बार जमीन से टच करें। इसके बाद उसी पैर को पहले जमीन पर रखकर बिस्तर छोड़ें। ऐसा करने का लाभ ये होगा कि आप पूरे दिन चुस्त रह पाएंगे। हमारी जो नाड़ी चलती है, शरीर के उसी दिशा में एनर्जी का ज्यादा फ्लो होता है। विवेक बहुत ही हैरानी से सब सुन रहा था। इस पर उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, लेकिन इतना सब याद कैसे रखा जा सकता है? गुरुजी ने विवेक के सवाल को परखते हुए कहा, बात तो सही है, इतना सब याद कैसे रहेगा कि कब कौन सी नाड़ी और कौन सा तत्व चल रहा है? ऐसा बिल्कुल ना सोचें। याद करें और सोचकर देखें कि जब आपको साइकिल चलाना नहीं आता था तब आप क्या नहीं करते थे कि साइकिल नहीं चल पाती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या नहीं करते थे? तब सब कुछ करते ही होंगे, हैंडल पकड़ते होंगे, पैडल भी चलाते होंगे, पर साइकिल नहीं चलती होगी। ऐसा कुछ ही दिन हुआ होगा और फिर एक दिन अचानक साइकिल चलने लगी होगी। सोचिए तब कैसे चलने लगी साइकिल। तब आप ऐसा क्या करने लगे जो पहले नहीं करते थे? दरअसल साइकिल चलाने की कोशिश ही वो प्रोसेस थी जिसने धीरे धीरे आपको साइकिल बैलेंस करने की प्रैक्टिस करवा दी। किसी भी प्रैक्टिस को शब्दों से नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। और जो चीज सीखने से पहले बहुत मुश्किल होना लगती है, सीखने के बाद वही सबसे आसान लगने लगती है। फिर आप उस काम को बगैर सोचे भी आसानी से करने लगते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इस काम को सीखने में साइकिल से कम वक्त लगना चाहिए, क्योंकि साइकिल आप 24 घंटे नहीं सीखते होंगे। सांस तो हर वक्त लेते हैं, तो सांस की प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत समय मिल जाता है। ये बहुत आसान भी है। इसमें साइकिल जैसे गिरने और हाथ पांव छिलने का कोई डर भी नहीं। यकीन कीजिए, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और दिन ब दिन और अच्छा करते जाएंगे। विवेक गुरुजी की बातों को सुनने के साथ समझ भी रहा था, लेकिन अभी भी उसके सवाल थे। इसीलिए उसने गुरुजी से आगे पूछा कि क्या आप मुझे एक बार फिर से बताएंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है? गुरुजी ने जवाब दिया कि हम बड़ी आसानी से नाड़ियों की पहचान कैसे कर सकते हैं, कब कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। नाक के ओपनिंग से बाहर निकलती हुई सांस को हाथ पर टच करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि नाक के कौन से छेद से सांस बाहर निकलकर हाथ पर टच कर रही है।
अगर नाक के दाहिने छेद से सांस बाहर निकल रही है तो ये पिंगला नाड़ी होती है। इसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। यदि सांस बाएं छेद से निकल रही है तो ये इड़ा नाड़ी या चंद स्वर होगा। यदि दोनों छेदों से सिमिलर फ्लो से सांस निकलती महसूस हो रही है तो ये सुषुम्ना नाड़ी या शून्य स्वर कहलाएगा। पिंगला पुरुष प्रधान है जबकि इड़ा स्त्री प्रधान है। सूर्य और चंद्र की कलाओं में बदलाव के साथ ठीक उसी तरह नवजात बच्चों की नाड़ियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। बड़े होने पर हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, सोने जागने आदि के बदलते समय के कारण हमारी नाड़ियों की टाइमिंग बदलती जाती है। बस यहीं से हमारे जीवन में गड़बड़ी की शुरुआत होती है। हम आसानी से नेचर के साथ अपनी नाड़ी का मिलान कर सकते हैं तथा स्वस्थ व सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस तरह की साइंस को समझाना और समझना इतना टफ क्यों है? विवेक ने गुरुजी से सवाल किया। विवेक के मन की क्यूरियोसिटी को गुरुजी अच्छी तरह से समझ चुके थे, पर वो भी चाहते थे कि एक एक स्टेप करके विवेक को इन सीक्रेट्स और अद्भुत बातों को बताया जाए। इस पर जवाब देते हुए गुरुजी ने बताया, ये विज्ञान सच में बहुत ही मुश्किल से समझ आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति अपना समय देकर इसको समझ जाता है वो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से जीत जाता है। जिसको भी ये ज्ञान समझ आया वो फिर दुनिया के झूठे मोह माया में नहीं फंसता। शायद इसीलिए योगी और ऋषि मुनि जीरो लग्जरी होने के बावजूद भी अच्छा और सेटिस्फाइड जीवन जीते हैं। उनकी लाइफ ऑलमोस्ट सॉर्टेड होती है, लेकिन जो इसको नहीं जानते वो फालतू के चक्रों में फंसे रहते हैं। गुरुजी चाहते थे विवेक खुद में बदलाव लाने की शुरुआत करे ताकि उसको अपने जीवन की राह का असल मतलब समझ आए। विवेक के सफर में आए पड़ावों को और अच्छे से जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। विवेक आज भी गुरुजी के हर एक सवाल शायद जिसके जवाब की तलाश में हम सब हैं। विवेक ने पूछा कि जीवन में खुश रहने का राज क्या है। गुरुजी ने इस पर बताया कि माना के जीवन के लिए सबसे जरूरी सांस है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमने ये माना तो इसे हमारे भीतर किसने माना? जाहिर है कि मानने ना मानने का काम हमारे भीतर मन करता है, जिससे हमारी इंटेलिजेंस भी जुड़ी रहती है। ये आपका मन ही है जो अभी मेरे शब्दों को सुनते समय भी तुम्हें एक्टिव रख रहा है। ये तो तुम जानते ही हो कि मन की हर सिचुएशन का हमारी सांस से अटूट संबंध होता है। सच बात तो यह है कि मन को जाने बगैर किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी की गहराई में नहीं उतरा जा सकता। नॉर्मल लाइफ में भी मन को समझना उतना ही जरूरी है। दरअसल मन ही वो ताला है जो हमारे असल स्वरूप को अपने पीछे कैद करके रखता है। जिस चीज को भी इस ताले की चाबी मिल गई उसके बाद उसके लिए कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। इस चाबी की तलाश करने के लिए ताले को ही बहुत ध्यान से गहराई में जाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा ताला है जिसने अपनी चाबी अपने ही भीतर छिपा कर रखी होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम हर चीज में बस खुशी ही तो तलाशते हैं। धन दौलत, शोहरत, काम, वासना या कुछ भी ले, हर चीज के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसे पाकर खुश होना चाहते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो तब तक हमें आकर्षित करती है जब तक हमें हासिल ना हो जाए, लेकिन उसे पाते ही हम नई तलाश शुरू कर देते हैं। हमें पैसा चाहिए ताकि मकान बना सकें, कार आदि सुख सुविधा के सामान खरीद सकें। प्रमोशन चाहिए ताकि रुतबा हासिल कर सकें। सुंदर लड़की या हैंडसम लड़का चाहिए ताकि उसके साथ मजे में जीवन गुजार सकें। लेकिन जो हमें मिल जाता है वो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट होता जाता है। हम फिर खुशी की तलाश में कुछ और ढूंढने लगते हैं। विवेक ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज मिल जाने के बाद हमें उसकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है?
गुरुजी ने बताया कि कारण सिर्फ इतना सा है कि खुशी एक इंटरनल प्रोसेस है जो हमारे मन के भीतर होती है, लेकिन आंख, नाक, कान आदि हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाहर की ओर ले जाना चाहती हैं और हम बाहरी चीज़ों और सिचुएशन से खुद को इतना अफेक्टेड कर लेते हैं कि हम उन्हीं में खुशी ढूंढने लगते हैं, जबकि बाहर किसी भी चीज़ में वो खुशी नहीं मिल सकती जिसके बाद हमारी खुशी की तलाश बंद हो जाए। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, लेकिन पैसों से खुशियाँ, सुकून और सच्चा प्यार नहीं हासिल किया जा सकता। पैसों से दुनिया रंगीन तो बनाई जा सकती है, जहाँ हर कोई मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन वो मुस्कान प्लास्टिक के फूलों की तरह होती है जो दिखने में तो हूबहू असली लगते हैं, लेकिन उनमें जीवन की सुगंध नहीं होती। ये बात कोई धनवान ही बता सकता है जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं कुछ काटता रहता है। वो अधूरापन, वो खालीपन, वो बेचैनी, उसका अंदाजा किसी गरीब को तब तक नहीं होता जब तक वो भी वैसा धनवान ना हो जाए। अगर बाहर की चीजों से खुशी मिल सकती तो दुनिया के सभी धनवान कह सकते थे कि वो खुश हैं और उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं बचा, पर ऐसा नहीं होता। खुशी की तलाश तो उन्हें भी होती ही है। क्या आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है? ये सवाल जितने मर्जी उतने लोगों से पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि यार ऐसा कौन हो सकता है जिसका मन हमेशा खुश रहे। तो क्या मान लिया जाए कि मनुष्य विज्ञान के जरिए चांद पर जाने का तरीका तो ढूंढ सकता है, लेकिन उस विज्ञान को अभी तक उस ज्ञान की कोई खबर नहीं जिससे हम सदैव खुश रह सकते हों? या फिर ये समझ लेना चाहिए कि जीवन है ही दुख का सागर, या फिर ऐसा माने कि जीवन है तो उसमें खुशी भी होगी और दुख भी। यहां याद रखिए कि विज्ञान कहता है कि कारण है तो ही इफेक्ट है, यानी जो कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो अगर जीवन में दुख है तो उसका कोई कारण भी जरूर होना चाहिए, और अगर दुख का कारण पता चल जाए तो उसका समाधान खोजना कोई बड़ी बात नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है, दुख का कारण है और उसको दूर करने के उपाय। थोड़ा भीतर उतरिए। विवेक सबको बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, पर अपने मन के डाउट्स को रोक भी नहीं पा रहा था। उसने सवाल पूछा कि गुरुजी, उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने बताया कि ये दुख या सुख का हमें एक्सपीरियंस होता कैसे है, कहाँ होता है एक्सपीरियंस। आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो ये खुशी कहाँ होती है? खुशी तो आपके भीतर ही होती है। अब किसी से मिलकर हुई या अन्य किसी कारण से हुई, ये अलग बात है, पर जो कुछ भी घटा वो आपके भीतर ही घटा। दरअसल खुशी या दुख हमारे मन की इंटरनल प्रोसेस है, लेकिन हम खुशी और दुख के कारण बाहर खोजते हैं। बाहर का तो बस एक बहाना है। खुशी या दुख तो हम खुद ही पैदा करते हैं। हमारे बेटे ने किसी परीक्षा में टॉप कर लिया, हम बहुत खुश हो गए, लेकिन पड़ोसी के बच्चे ने हमारे बच्चे को पीछे छोड़ दिया तो हम दुखी हो गए। तो इस सुख या दुख का कारण क्या वो परीक्षा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इस सुख या दुख का कारण तो हमारा अपने बच्चे के साथ लगाव था। अब जरा सोचो कि ये सुख या दुख पता कैसे चला? क्या शरीर के हाथ, पांव, मुंह आदि अंगों से पता चला? कभी आपके पांव में दर्द होता है तो क्या पांव बताता है कि दर्द हो रहा है? ये सब हमारा मन हमें बताता है। यानी हमारे भीतर सुख दुख जो भी घटता है उसकी खबर हमारा मन ही हमको देता है। तो यदि दुख है तो उसका कारण भी मन में ही छुपा होता है और उसका सॉल्यूशन भी वहीं छुपा होता है, लेकिन हम मन की शक्ति को नहीं जानते होते, इसलिए हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो क्या मन को समझा जा सकता है? विवेक ने झट से पूछा। गुरुजी विवेक का ये सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और उससे पूछा कि तुम पिछले काफी दिनों से यहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हारा मन हर बार यहाँ आना चाहता है? क्या तुम्हें कभी मन रोकता नहीं? विवेक ने काफी सोचकर इसका जवाब दिया और गुरुजी से अपने मन की हालत बताई। विवेक ने गुरुजी से क्या बताया, जानने के लिए बने रहें कुकू FM के साथ। मन ही हमारा सच्चा साथी है,
इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन जिसने भी ये कहा होगा उसने बिल्कुल सच बात बताई है। जो भी इंसान अपना मान कर और ना चाहते हुए भी अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करने में लगा रहता है, वो जीवन में कभी भी मार नहीं खाता। ऐसा ही कुछ जवाब विवेक ने भी दिया। उसने कहा कि जब भी सुबह उठता हूं तो एक बार को मन करता है फिर से सो जाऊं, लेकिन मैंने अपने दोस्त रोहित को प्रॉमिस किया है कि आपके सभी सेशंस अटेंड करूंगा और लाइफ को एक नया टर्न दूंगा। शायद मैं उसी प्रॉमिस की वजह से इतने दिनों से यहाँ आ पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि जीवन में कुछ भी करने के लिए हर किसी के अपने रीजंस हैं। कुछ लोग इन रीजंस को अचीव करने की जिद ठान लेते हैं और कुछ लोग मन के बहकावे में आकर के अपने गोल्स से भटक जाते हैं। विवेक ने इस पर पूछ ही लिया कि ऐसे में मन को काबू करने का कोई उपाय है क्या? गुरुजी ने कहा कि मेडिटेशन। आजकल ये शब्द बहुत कॉमन और फैशन में है। लोग बोलते हैं कि वे मेडिटेशन करते हैं। ऐसे लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या मेडिटेशन कोई प्रक्रिया यानी प्रोसेस है या मेडिटेशन किसी प्रोसेस का रिजल्ट है? कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है, कुछ कह सकते हैं कि मेडिटेशन किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। कुछ के लिए ये दोनों होगा, कुछ के लिए मेडिटेशन एक शब्द भर है। लेकिन ऐसा वही सोच सकते हैं जिन्हें लगता है कि ध्यान को ही इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। वास्तव में मेडिटेशन का अर्थ ध्यान नहीं होता। ध्यान कुछ अलग ही चीज का नाम है। अगर मेडिटेशन शब्द ध्यान का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो सोचिए, आसन, जप, यम, नियम, धारणा, प्राणायाम और समाधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मजेदार बात यह है कि बगैर यम, नियम, आसन, धारणा आदि को जाने मेडिटेशन करना ठीक वैसी ही बात है जैसे कोई कहे कि वो बगैर पहली 6 सीढ़ियों पर पैर रखे सीधे 7वें पायदान पर पहुंच गया, क्योंकि बाकी की ये सीढ़ियां ध्यान से ही संबंधित हैं। लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में इन शब्दों के लिए कोई इंग्लिश शब्द नहीं है। फिर मेडिटेशन क्या है? विवेक ने पूछा। गुरुजी ने जवाब दिया कि स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल के चलते हर कोई तनाव में रहता है। दिन भर घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां और काम की चिंता हर समय स्ट्रेस का कारण बनी रहती हैं। स्ट्रेस का कारण चाहे जो भी हो, ये आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तनाव और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कबीर कहते हैं कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा है वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही पास है। जो चीज़ हमारे ही पास है उसे बाहर कहीं तो ढूंढा नहीं जा सकता, उसे तो अपने भीतर ही ढूंढा जा सकता है। अब भीतर कैसे ढूंढेंगे? आँख खोलेंगे तो आपका मन आपको बाहर ले जाएगा। कान में कोई आवाज़ गई नहीं कि आपका मन उस आवाज़ के पीछे दौड़ेगा, तो उसे ढूंढने का एक ही रास्ता बचा कि आँख बंद कर ली जाए और किसी ऐसी शांत जगह बैठें जहाँ कानों में कोई और आवाज़ न जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस दोहे को ध्यान से सुने तो कबीर ने ढूंढने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि ढूंढने के लिए आंखों की जरूरत होती है, बल्कि टटोलने को कहा है, क्योंकि हम किसी चीज को टटोल कर तभी ढूंढते हैं जब वो हमें दिखाई न दे। हम जब आंख बंद कर लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में ही टटोलने की बात की जा रही है। इसी वर्ड्स में कहें तो कबीर ने यहाँ ध्यान की बात की है। इस बात को हम नहीं जानते कि ईश्वर हमारे अंदर कहाँ पर मिलेगा, इसलिए उसको ढूंढ तो वैसे भी नहीं सकते। हाँ, अपने भीतर की एक एक चीज को टटोल कर हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। दूसरी लाइन और इम्पोर्टेंट है। कबीर कहते हैं कि जो तेरे भीतर है उसमें और जो दूसरों के भीतर है उसमें, यानी जो हम सबके भीतर है उसमें और परमात्मा में एक राई या तिल के बराबर भी कम या ज्यादा होने का फर्क नहीं है। क्या सच में ईश्वर हमारे अंदर ही है? जैसे ये सवाल विवेक ने पूछा तो गुरुजी ने जवाब दिया कि बड़े बड़े योगियों और महापुरुषों ने अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताई है कि सब कुछ हमारे ही भीतर है।
उसके लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हिमालय या जंगल में जाकर साधना करने लगें उन्हें कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, जो अगर आप अपने घर के किसी शांत कोने में करें तो नहीं मिले या कम मिलेगा। जंगल या हिमालय इसलिए जाया जाता है क्योंकि लोगों की भीड़ में मन को भटकने से रोकना ऐसे लोगों को मुश्किल लगता है। ये और बात है कि हिमालय जाकर भी मन उसी भीड़ में लगा रह सकता है, हो सकता है तब ज़्यादा लगे। भीड़ से मुक्त तो भीड़ में रहकर भी रहा जा सकता है। मेडिटेशन करने का सबसे सही वक्त होता है अमृत वेला, यानी सुबह 4-5 बजे का समय, और नुमाशम यानी शाम के 6 से 7 बजे का समय, क्योंकि उस वक्त चारों तरफ शांति रहती है और हमारा मन भी शांत रहता है। ध्यान शुरू करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसे करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे शुरुआत में आपको लंबे समय तक मेडिटेशन से बचना चाहिए। भोजन के बाद मेडिटेशन ना करें, जागरूक और सक्रिय रहें एवं हमेशा खुले वातावरण में ध्यान करें। अब अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठें। मेडिटेशन करते वक्त आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए ताकि आपको अधिक समय तक बैठने में परेशानी ना हो। हालांकि रोजाना ध्यान पर बैठने से धीरे धीरे आपका ध्यान पर बैठने का समय भी बढ़ता जाएगा। शुरुआत में आपका मन इधर उधर जाता है, ऐसे में धीरे धीरे गहरी सांस लें और मन को कंसंट्रेटेड रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका मन शांत और आपको बॉडी रिलैक्स मिलता जाएगा और फिर आप अपने मन और दिमाग को दोनों आंखों के बीच कर पाएंगे। सांस लें और छोड़ें कि पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान सांस पर कंसंट्रेट करें। आपको अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करके रखना है। गहरी सांस लेना और छोड़ना नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जिससे सांस की रिदम बैलेंस्ड हो जाती है और मन शांतिपूर्ण एवं एकाग्रचित्त होकर ध्यान की सिचुएशन में चला जाता है। अपने शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा मीडियम है। इससे आपके शरीर के साथ आपका मन भी हेल्थी और एक नई एनर्जी से भरपूर रहेगा। मैं भी इसको करने की कोशिश करूंगा, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? विवेक ने गुरुजी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं। अपने स्टूडेंट को सही डायरेक्शन दिखाना ही एक गुरु का पहला धर्म है, गुरुजी ने जवाब दिया। अपने गुरु धर्म को समझाते और समझते हुए गुरुजी ने विवेक को हर वो बात बतानी चाहिए जो लाइफ में अचीवमेंट पाने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट के हर सवाल का जवाब देता है। विवेक को भी बहुत अच्छा गुरु मिला, लेकिन अब ये विवेक को साबित करना था कि वो अच्छा स्टूडेंट है या नहीं। आज बहुत दिनों बाद रोहित और विवेक की फिर से मुलाकात हुई। विवेक ने रोहित को अपने बदले हुए माइंडसेट और लाइफस्टाइल का पूरा हाल बताया। इसके लिए उसने रोहित और गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि विवेक ने जीवन में जो पॉजिटिविटी महसूस की थी उसका एकमात्र वजह रोहित और गुरुजी ही थे। लेकिन विवेक रोहित से कुछ और जानना चाह रहा था और वो था रोहित की सक्सेस का राज। अब तक विवेक ये तो जान चुका था कि योग और मेडिटेशन के साथ लाइफ गोल्स को अचीव करना इजी हो जाता है। काफी हद तक वो एक्सपीरियंस भी कर चुका था, फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए वो रोहित से सुनना चाहता था। रोहित ने कहा कि जीवन बहुत छोटा है, लेकिन एक्सप्लोर करने को हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। इन सभी ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनना काफी चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज आपको एक डिसीजन करना है कि मुझे अमीर बनना है। धीरू भाई अंबानी ने यह डिसीजन लिया, मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। उसी तरह आप भी आज एक डिसीजन लो और उसी को अपना जीवन बना लो। अपने आप पर पूरा विश्वास चाहिए कि मुझे ये जरूर मिलेगा। मैं जो चाहता हूं उसको मुझे मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मन से सारे नेगेटिव थॉट्स, डर, डाउट निकाल दें। जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 200 रन नहीं बनाए थे तब तक ये बनाना मुश्किल लगता था, मगर जैसे ही उसने 200 रन बनाए तो कुछ ही महीनों में 3-4 खिलाड़ियों ने उसके ऊपर रन बना दिए। जिस वक्त आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, आपका आधा काम तो वहीं पे पूरा हो जाएगा। आप अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे।
आपको धनवान बनने की सिर्फ इच्छा नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। सुबह शाम पैसों के बारे में ही सोचना है, कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ, इसके बारे में 24 घंटे दिन भर सोचना है। इससे हमें आइडिया आएंगे और जब आइडिया आते हैं तो उसी को अपना विजन बनाओ और उस विजन तक पहुंचने के लिए जो पहले हमने गोल्स के पॉइंट्स देखे हैं वो अप्लाई करो। मेरे दोस्त, एक बात समझ लो कि जब आप अपने गोल डिसाइड कर लेते हो तो बहुत सी चीजें आपको उन गोल्स को अचीव करने से रोकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करनी है पहचान उन रुकावटों की, ताकि आप खुद को बेहतर बनाने का काम कर सको। वो स्पीड ब्रेकर का काम करेंगी या फिर अपने को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, अपनी गोल की तरफ ध्यान देना है। अब इन सब कामों को कैसे करना है, उसमें मदद करेगी आपकी सांसों के विज्ञान को समझ लेने की कला, क्योंकि योग और प्राणायाम से आप पहुंचते हैं ध्यान तक। ध्यान तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स आपने फॉलो किए, अगर वो सब आप अपने काम या अपने गोल के साथ भी करने लगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। योग के प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में अपनाकर खुद को मेहनत के लास्ट पॉइंट तक ले जाना ही जीवन की असल अचीवमेंट है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्लास में सभी स्टूडेंट को एक ही किताब से सभी लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स में से इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो उन लेसन्स को अपने लाइफ या जॉब में अप्लाई कर पाते हैं। जो स्टूडेंट्स उन लेसन्स के एप्लीकेशन को जानते हैं और उनको इस बात का पता है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ और कैसे काम आएगा, वही स्टूडेंट कुछ नया और इनोवेटिव काम कर पाता है। इसके अपोजिट जो क्लास में टाइम पास करने जाते रहे हो, वो जीवन में क्या ही अचीव कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी के सिखाए लेसन्स को लाइफ में अप्लाई करके तुम भी वो सब अचीव कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मेरे भाई, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो तो मैं इस राह को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जीवन में कुछ लोग आपके जीवन को टर्निंग पॉइंट देने आते हैं और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तुमसे मिलना ही है। विवेक ने बहुत ही प्यार से रोहित को ये शब्द कहे, जिसे कहने के बाद वो मन ही मन सोच रहा था कि जिस शांति और सुकून भरी जिंदगी को पाने की तलाश उसे कब से थी, उसका रास्ता अब उसे मिल चुका था और वो इस रास्ते पर चलकर एक दिन अपनी लाइफ को बिल्कुल टेंशन फ्री और बेहतर बना लेगा। इसी के साथ हम ये शो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको भी पीसफुल लाइफ जीने का रास्ता समझ आ गया होगा। आप सुन रहे हैं